अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे चांद पर लगाए जाने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हां, रशियन स्पेस एजेंसी के हेड ने ऐलान किया है कि वो चाइना की मदद से चांद पर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे और इसके लगाने का मकसद वहां फ्यूचर में बसाई जाने वाली बस्ती के लिए बिजली की ज़रूरियात पूरी करना है। चाइना और रशिया मिलकर एक बस्ती बसाना चाहते हैं चांद की सरजमीन पर। और उसका मकसद क्या होगा? एक तो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, दूसरा चांद की ज़मीन और उसकी नोयत पर तहकीक होगी, क्योंकि चांद पर बहुत कीमती मादनियात पाए जाने के इम्कानात हैं। कई ऐसे मादनियात जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ऐसे मेटल्स जो कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और कीमती गैजेट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनकी बड़ी मिकदार चांद की सरजमीन पर पाए जाने के शवाहिद हैं। तो उनको मुस्तकबिल में माइन करना है, माइन करके ज़मीन पर लाना है। उसके लिए एक छोटी सी बस्ती बसाई जानी है। ऑब्वियसली उस बस्ती को बिजली की ज़रूरत होगी और चांद के ऊपर आप ना तो कोई कोयले से पावर प्लांट चला सकते हैं, ना गैस वहाँ अवेलेबल है, ना तेल अवेलेबल है। इसके अलावा सोलर भी वहाँ अवेलेबल नहीं। किस तरह? चांद के ऊपर 14-15 दिन की रात हो सकती है। तो अगर इतनी लंबी रात होगी वहाँ पर, तो किस तरह सोलर चलेगा? वहाँ पर ज़मीन वाला हिसाब नहीं कि दिन के 12-14 घंटे दिन है, इसी तरह जो रात है वहाँ पर तो 2-2 हफ्तों की रात है, फिर दिन आता है। तो उन रात के जो दिन है, औकात है, उनके अंदर आप बिजली सोलर के अलावा किस सोर्स से पूरी करेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ़ायदा यह है कि इसके अंदर आपने एक दफ़ा फ्यूल डाल लिया तो वो फ्यूल कई साल चलता रहता है, बार बार फ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं रहती। जिस तरह हमें कोयले के लिए है, गैस के लिए है, तेल के लिए, इस तरह के और थर्मल पावर प्लांट है। तो देखिए दुनिया कहाँ तक सोच रही है। इन मुल्कों के अपने अंदर मेटल्स कम होते जा रहे हैं, इस कदर ये लोग माइनिंग कर रहे हैं अपने मुल्कों के अंदर। अब इन लोगों ने जो नज़रें टिका रखी हैं वो सबसे पहले चांद पर टिका रखी हैं और इनका मुकाबला ऑब्वियसली अमेरिका के साथ है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वो भी सेटलमेंट बसाए। अमेरिका ने सन 2022 के अंदर 3 ठेके दिए थे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को, कि ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ाइन किए जाएं जिनका वज़न 6 टन से ज़ायद ना हो, ताकि उन्हें स्पेस शटल के ज़रिए यहाँ से भेजने में आसानी हो। और फिर हर पावर प्लांट 40 किलोवाट तक बिजली पैदा करे, जो कि 30 घरों की ज़रूरियात पूरी कर सके। वहाँ पर इन 30 घरों के अंदर तकरीबन 100 के करीब साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और दीगर माहिरीन को रहाइश के लिए रखा जाएगा। ये लोग 10 साल के लिए वहाँ भेजे जाएंगे। वहाँ पर इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा कि घरों के अंदर उनको तमाम वो सहूलियात मुहैया की जाएंगी जो कि ज़मीन के ऊपर इन लोगों को मुहैया की जाती हैं। मसनूई कशिश शकल वहाँ पर पैदा की जाएगी ताकि रूटीन की लाइफ जो है डिस्टर्ब ना हो। हवा वहाँ पर मुहैया की जाएगी, पानी वहाँ पर मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा बिजली के साथ साथ दीगर चीज़ें मुहैया की जाएंगी। तो ज़मीन से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन फिर मकसद क्या है कि एक तो वहाँ से रेयर अर्थ मेटल्स लेके आए जाएँ, फिर स्पेस को वहाँ बैठकर एक्सप्लोर किया जाए, मरीख तक पहुँचा जाए और इसके साथ साथ स्पेस के ऊपर अपनी हेजमनी, अपना कंट्रोल किया जा सके। फ्यूचर में जिस मर्जी मुल्क के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेना चाहें तो स्पेस में आपके पास एक बहुत वसी एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो। तो ये प्रोडक्ट कोई फिक्शन स्टोरी जैसा लगता है और टारगेट है आज से 10 साल बाद 2033 से 2035 के दौरान इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहाँ नस्ब करना। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रोबोट्स के ज़रिए नस्ब किया जाएगा, यानी यहाँ से भेजा तो जाएगा वहाँ पर स्पेसशिप के ज़रिए, लेकिन वहाँ पर रोबोट्स होंगे जो इसको पूरा वहाँ पर सेटअप करेंगे। सिर्फ एक इशू रह गया है, वो ये कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा कैसे किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा करने के लिए बिलियंस ऑफ लीटर पानी की ज़रूरत होती है। चांद पर पानी तो है नहीं, तो इतना पानी यहाँ से ले जाया जाएगा? पहला सवाल ये है। या कोई ऐसा लिक्विड ढूंढा जाएगा जो वहाँ पर रिसाइकल होता रहे और इस पावर प्लांट को ठंडा किया जाता रहे? तो माहिरीन कहते हैं कि अगले 8-7 सालों में इस चीज़ को किसी हद तक तय कर लिया जाएगा, ऐसा मॉडल डिज़ाइन कर लिया जाएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा करने का ऐसा कारगर तरीका जो चांद पर वायबल भी हो। तो ये हाल है उन मुल्कों का जो चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं।
और हमारे ऐसे मुल्कों का क्या हाल है? हमने सन 2010 के अंदर फैसला किया कि पाकिस्तान में 2030 तक यानी 20 सालों के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी 8,800 मेगावाट होगी। उन 20 सालों में से तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं। इन 14 सालों में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी है टोटल, वो है 3,530 मेगावाट। यानी कि जितना हमारा टारगेट है उससे 50% भी हम लोगों ने अचीव नहीं किया। हालांकि इनमें से कई पावर प्लांट्स बहुत पुराने भी लगे हुए हैं। सिर्फ इस दौरान हमने 2 नए पावर प्लांट ऐड किए हैं, 1100 मेगावाट के कैनप 2 और कैनप 3। तो अभी हमने 1200 मेगावाट का एक और पावर प्लांट जो है उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग की गई थी गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत के अंदर। तो वो भी अगर हम उम्मीद कर लें कि 2030 तक ऑनलाइन आ जाएगा, जिसे बनने में ऑब्वियसली 5 से 6 साल लगेंगे, तो तब जाकर पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी होगी वो 4,730 मेगावाट होगी। कहाँ 8,800 मेगावाट, कहाँ 4,730 मेगावाट। हम अपने टारगेट से 4,000 मेगावाट फिर पीछे होंगे। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2-3 बड़े फायदे ये होते हैं। एक तो ये साल का बड़ा अरसा आपके पास अवेलेबल होते हैं, यानी 95% से ज़्यादा टाइम ये चल रहे होते हैं। दिन हो रात हो, जैसा मर्जी मौसम हो, बारिशें हो रही हो, खज़ां हो, बहार हो, ये आपको बिजली देते हैं। दूसरा, इनकी फ्यूल कॉस्ट बहुत कम होती है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली बनती है उसमें फ्यूल की मद में जो खर्चा आता है वो सिर्फ ₹1 फी यूनिट होता है। बाकी उसके ऊपर कर्जे और कैपेसिटी पेमेंट्स डालकर ₹18 फी यूनिट का हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली का 1 यूनिट मिलता है, जो कि इंपोर्टेड कोयले की निस्बत तकरीबन 50% सस्ता है। पाकिस्तान में इंपोर्टेड कोयले से बिजली का 1 यूनिट 25 से 30 रुपए का बनता है। उस हिसाब से ₹18 एक बहुत वाइबल ऑप्शन है। तो हमारी हुकूमतें इस मैदान में अभी सोच के काबिल ही नहीं हुई कि हमने मुल्क को किन ग्राउंड्स पे खड़ा करना है। और हमारे हमसाए चाइना, दूसरा हमारा दोस्त रशिया, वो चांद पर जाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो अगर हमने दुनिया को कंपीट करना है या अपने यहाँ गुर्बत ख़त्म करनी है, मसाइल को टैकल करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी से मदद लेनी होगी, अपने फैसले बर वक्त करने होंगे, ज़ाती मफादात से आगे निकलकर कौमी मफादात को तरजीह देनी होगी। तब जाकर हम ऐसे मंसूबे लगाने में कामयाब होंगे जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर कोर्स को बेहतर कर सकेंगे। वरना बदकिस्मती से हम इसी जंग में, हम इसी लड़ाई में पड़े रहेंगे कि आइन की ये शिक ये कहती है और इस शिक का ये मतलब है। दुनिया में अब दौड़ है मईशत की। हर मुल्क दूसरे से मईशत के मैदान में आगे निकलना चाहता है और मईशत बेहतर होती है सियासी इस्तेहकाम से। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई मुल्क भी ना तरक्की कर सका और ना ही तरक्की करेगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क में हालात बेहतर करे और सियासी इस्तेहकाम आए ताकि हम भी तरक्की का चेहरा देख सकें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।